इस पाठ में हम उन घटनाओं की चर्चा करेंगे जो राष्ट्र निर्माण के रास्ते में चुनौतियां बनकर हमारे सामने खड़ी हो गई। लेकिन फ़िलहाल हम केवल उन्हीं चुनौतियों की बात करेंगे जिनका सामना देश को स्वतंत्रता वर्ष अर्थात वर्ष 1947 से लेकर 1956 के बीच में करना पड़ा। जैसे ही शब्द स्वतंत्रता हमारे कान में सुनाई पड़ता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये पंक्तियाँ हमारे मस्तिष्क पटल पर उभर आती हैं। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी या भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। ये पंक्तियाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस भाषण का हिस्सा हैं जो भाषण उन्होंने 14-15 अगस्त 1947 के बीच की रात्रि को लाल किले के प्राचीर से दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की इन प्रसिद्ध पंक्तियों को याद करने के पश्चात हम अपने मूल विषय अर्थात राष्ट्र निर्माण के रास्ते में आने वाली चुनौतियों की बात करते हैं। इस कड़ी में सबसे पहले हम उन 5 चुनौतियों की बात कर रहे हैं जिनका सामना देश को स्वतंत्रता मिलने के एकदम बाद करना पड़ा। वैसे इन 5 चुनौतियों में पहली 2 चुनौतियां दरअसल वो 2 वायदे थे जिन्हें स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पूरा करने की बात कही गई थी। लेकिन जिन परिस्थितियों में भारत को आज़ादी मिली, वो 2 वायदे पूरा करना नेताओं के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला, देश में लोकतंत्र की स्थापना करना, और नंबर 2, लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना तथा ये सुनिश्चित करना कि कोई भी नागरिक सामाजिक न्याय से वंचित ना रहे, विशेष तौर पर गरीब एवं अति पिछड़ा वर्ग। तीसरा, लोगों को एकजुट रखना, जो अभी तक धर्म, भाषा और संस्कृति की विविधता के बावजूद इसलिए इकट्ठा थे क्योंकि उनका लक्ष्य एक ही था, देश को अंग्रेजी शासकों से मुक्त कराना। चौथा, देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, जो अर्थव्यवस्था ब्रिटिश शासकों के भारत के संसाधनों के दोहन के कारण निचले स्तर पर जा चुकी थी। पांचवी और अंतिम चुनौती जिसका सामना देश को स्वतंत्रता के एकदम बाद करना पड़ा, वह थी भारत विभाजन के कारण पाकिस्तान से आए हिंदुओं को पुनः स्थापित करना। भारत विभाजन की ये त्रासदी क्या थी, आइए इस कहानी को समझ लें। दरअसल आज़ादी से लगभग 6-7 वर्ष पूर्व मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का सुझाव कांग्रेस को दिया, जिसे कांग्रेस ने सिरे से ही खारिज कर दिया। लेकिन अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए मुस्लिम लीग के मुखिया मोहम्मद अली जिन्ना ने जब इसी द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार को दिया, तो अपने निहित स्वार्थों के चलते ब्रिटिश सरकार ने इसे तुरंत मान लिया और ये फैसला किया कि धर्म बहुलता के आधार पर भारत भूभाग को 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। अब मुस्लिम बहुलता या तो भारत भूभाग के पश्चिम में थी या फिर पूर्व में, और इनका कोई ज़मीनी जुड़ाव भी नहीं था। फिर भी ये निर्णय ले लिया गया कि भारत भूभाग को 2 देशों भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान के 2 भाग होंगे, पूर्वी पाकिस्तान एवं पश्चिमी पाकिस्तान। यहाँ तक तो चलो बात ठीक थी, लेकिन समस्या उन 2 प्रांतों बंगाल और पंजाब की थी जहाँ पर हिंदू मुसलमानों की मिलीजुली आबादी रहती थी। अतः यह निर्णय लिया गया कि इन प्रांतों में जिला स्तर या इससे भी निम्न स्तर पर जाकर क्षेत्रों को इस तरह से बांटा जाएगा कि हिंदू बहुल इलाके भारत के साथ और मुस्लिम बहुल इलाकों को पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया जाएगा। लेकिन इस निर्णय का क्रियान्वयन 14 अगस्त 1947 तक भी नहीं हो पाया, जिससे इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच असमंजस की स्थिति बनी रही
और लोगों को मात्र कुछ घंटों के नोटिस के अंदर अपने उन घरों को खाली करना पड़ा जहां पर वो वर्षों से रहते चले आ रहे थे। जिसे जो साधन मिला उससे वो नए ठिकाने की ओर चल पड़ा, लेकिन अधिकांश लोगों को ये सफ़र मीलों मील पैदल ही तय करना पड़ा और रास्ते में वे हत्या और लूटपाट के शिकार हुए। विभाजन की ये स्थिति भयावह थी और परिणाम अत्यंत डराने वाले। आइए एक एक कर विभाजन के इन दुष्परिणामों का अवलोकन कर लें। पहला, इतनी बड़ी संख्या में लोगों का स्थानांतरण इतिहास में पहली बार हुआ था। नंबर 2, एक समुदाय के लोगों ने दिन दहाड़े दूसरे समुदाय के लोगों का कत्ल किया। नंबर 3, सीमावर्ती शहर जैसे लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता सांप्रदायिक दंगों के मुख्य स्थल बन चुके थे एवं दिन दहाड़े हत्या, लूटपाट और आगजनी की घटनाएं हो रही थी। नंबर 4, लोगों को महज कुछ घंटों की मोहलत के अंदर अपने उन पैतृक घरों को खाली करना पड़ा जहां वे अथवा उनके पूर्वज वर्षों से रहते चले आ रहे थे। 5वां, जिसे जो साधन मिला उससे वो नए ठिकाने की ओर चल पड़ा, लेकिन अधिकांश लोगों को ये सफ़र मीलों मील पैदल तय करना पड़ा, जिसमें बच्चे, बूढ़े और महिलाएं शामिल थी। नंबर 6, रास्ते में लोग हत्या और लूटपाट के शिकार हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई महिलाएं, जो बलात्कार, अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन का शिकार हुई। कुल सम्मान के लिए अर्थात परिवार के सम्मान के लिए लोगों ने अपने ही परिवार की महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया। 8वां, कुल मिलाकर 80 लाख लोगों का स्थानांतरण हुआ और लगभग 8 लाख लोग मौत के घाट उतार दिए गए। शरणार्थी शिविरों में लोगों को कठिनाई भरा जीवन गुजारना पड़ा। 10 नंबर, और भारत की ओर से हिंदू संगठन ये मांग उठाने लगे कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। अफवाहों का बाजार गर्म था। सीमा पार से खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान में हिंदुओं, विशेषकर महिलाओं के साथ में अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। इन खबरों को सुन हिंदू महासभा जैसे हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए और ये मांग जोर से उठाना शुरू कर दिया कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। लेकिन विभाजन की इस कहानी का एक सुखद पहलू यह था कि बहुत से मुसलमानों के भारत से पाकिस्तान चले जाने के बावजूद मुसलमानों की एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी थी जिन्होंने भारत सरकार में आस्था व्यक्त करते हुए भारत में ही रहने का निर्णय लिया। यह संख्या उस समय की कुल आबादी का लगभग 12% थी, अर्थात लगभग 4 करोड़ मुसलमानों ने भारत सरकार पर विश्वास व्यक्त करते हुए ये फैसला किया कि वे भारत में ही रहना पसंद करेंगे। भारत सरकार ने भी इन मुसलमानों के विश्वास का सम्मान करते हुए धर्म निरपेक्षता की नीति अपनाई और ये घोषणा की कि भारत में रहने वाले हर नागरिक को का समान अधिकार होगा और हर नागरिक अपनी इच्छा अनुसार धर्म अपनाने और उसे मनाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा। विभाजन की इस चुनौती को काफ़ी हद तक निपटने के पश्चात जो अगली चुनौती देश के सामने खड़ी थी वह थी रियासतों का भारत में विलय करवाना। दरअसल ब्रिटिश शासन के भारत भूभाग को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला भारतीय प्रांत जो कि लगभग 75% क्षेत्रफल में था और दूसरा देसी रजवाड़े या रियासतें जो लगभग 25% क्षेत्रफल में थी। अब भारतीय प्रांत तो सीधे सीधे ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में थे, लेकिन रियासतों के शासकों का
अपनी रियासतों के अंदरूनी मामलों में निर्णय लेने का पूरा अधिकार था, लेकिन वो तब यदि उन्होंने ब्रिटिश शासन की अधीनता को स्वीकार कर लिया हो तब। भारत रियासतों के शासकों द्वारा ब्रिटिश शासन की अधीनता स्वीकार करने को सर्वोपरिता या आधिपत्य कहा जाता था। कुल मिलाकर उस समय छोटी मोटी मिलाकर 565 रियासतें थी। अब भारत भूभाग को दो हिस्सों भारत और पाकिस्तान में बांटने के निर्णय के साथ ही ब्रिटिश सरकार ने ये घोषणा की कि भारत भूभाग में ब्रिटिश शासन के अंत के साथ ही रियासतों पर उनका आधिपत्य समाप्त होता है, अर्थात रियासतों को छूट है कि वो भारत में विलय करें, पाकिस्तान में विलय करें और चाहे तो वो स्वतंत्र रहने की भी उन्हें छूट है। ब्रिटिश शासन की इस घोषणा के पश्चात पहली प्रतिक्रिया त्रावणकोर रियासत की आई, जिसने स्वतंत्र रहने का ऐलान किया। अगले ही दिन इसी तरह की प्रतिक्रिया हैदराबाद रियासत की थी और इसी कड़ी में जुड़ गई रियासत भोपाल की और जम्मू और कश्मीर की। और कुल मिलाकर 11 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने स्वतंत्र रहने की घोषणा की। भारतीय नेताओं के लिए ये एक झटका था जिन्होंने अखंड भारत का सपना देखा था। अब ये जिम्मेदारी उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपी गई कि वे रियासत के शासकों से बात करें और उन्हें भारत में विलय के लिए राजी करें। सरदार पटेल ने मुख्यतः 3 बिंदुओं पर रियासत के शासकों से बात की और उन्हें भारत में शामिल होने का अनुरोध किया। पहला, आपकी रियासत के नागरिक आपके रियासत को भारत का एक अंग बनता हुआ देखना चाहते हैं, अतः अपने नागरिकों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्हें भारत में शामिल हो जाना चाहिए। नंबर 2, यदि आपकी रियासत भारत में विलय करती है तो रियासत के कुछ इलाकों की स्वायत्तता के बारे में सरकार गौर कर सकती है। तीसरा, विभाजन का उदाहरण देते हुए उन्हें सीमाओं के महत्व के बारे में बताया गया कि किस प्रकार भारत में विलय के पश्चात उनकी सीमाओं की सुरक्षा भारत सरकार पर होगी। कहने सुनने में ये बहुत आसान लगता है, लेकिन ये सरदार पटेल की वाक कौशलता, उनका युक्तिपूर्ण तर्क और उनकी कूटनीति का परिणाम था कि 14 अगस्त 1947 से पहले लगभग सभी रियासतों ने संधि पत्र अर्थात इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए। भारत सरकार एवं किसी रियासत के बीच हुए लिखित समझौते को, जहां पर रियासत विलय के लिए सहमति प्रदान करता था, उसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते थे। लेकिन 4 रियासतें ऐसी थी जिसे भारत में विलय करवाने के लिए सरकार को कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ा। ये रियासतें थी हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़ और जम्मू और कश्मीर। आइए हैदराबाद की भारत में विलय की कहानी को समझ लें। हैदराबाद उस समय की 565 छोटी बड़ी रियासतों में से सबसे बड़ी थी। निजाम के हैदराबाद के शासक को निजाम कहते थे। निजाम उस समय दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति था। आरंभ में भारत एवं हैदराबाद के बीच 1 साल का यथास्थिति बनाए रखने का अनुबंध हुआ। साथ में ये कि वार्ता का क्रम जारी रहेगा। इसी दौरान निजाम की क्रूरता का शिकार हुए किसानों ने आंदोलन आरंभ कर दिया। बड़ी संख्या में महिलाएं भी इसमें शामिल हो गई। लेकिन हैदराबाद कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के इस आंदोलन में शामिल होते ही आंदोलन तेज हो गया। इस आंदोलन को कुचलने की जिम्मेदारी निजाम ने अपने अर्धसैनिक बलों अर्थात रज़ाकारों को दी। रज़ाकार अपनी क्रूरता
जैसे अपहरण, हत्या करना, बलात्कार करना, अपंग बनाना जैसे कुकृत्यों के लिए मशहूर थे। अब आंदोलनकारियों और रजाकारों के बीच हिंसक झड़पें होने से हालात तनावपूर्ण एवं नियंत्रण से बाहर हो गए, विशेषकर हैदराबाद शहर में। भारत सरकार जो स्थिति पर नियंत्रण बनाए हुए थी, उन्होंने भारतीय सेना को आज्ञा दी कि वो स्थिति को नियंत्रण में करें। भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला। कई दिन तक निजाम के सैनिकों एवं भारतीय सेना के बीच रुक रुक कर गोलाबारी होती रही, लेकिन अंत में निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और सितंबर 1948 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए और हैदराबाद का भारत में विलय हो गया, अर्थात वह भारत का एक अंग बन गया। अब हम कहानी शुरू करते हैं मणिपुर की भारत में विलय की। स्वायत्तता का वादा करके मणिपुर के शासक राजा बोध चंद्र सिंह को विलय के लिए राजी कर लिया गया, लेकिन जनता के दबाव के कारण राजा बोध चंद्र सिंह को मणिपुर में जून 1948 में चुनाव की घोषणा करनी पड़ी। चुनाव हुए और मणिपुर स्वतंत्र भारत का वो पहला भाग बन गया जहां पर संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। अब मणिपुर असेंबली में विलय के संदर्भ में मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। मणिपुर कांग्रेस जहां एक और विलय के समर्थन में थी, वहीं पर विपक्ष इसके खिलाफ था, लेकिन भारत सरकार ने राजा बोध चंद्र सिंह को विलय के लिए राजी किया और उन्होंने असेंबली की अनुमति लिए बिना ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए। हालांकि इससे जनता में गुस्सा और नाराज़गी थी, लेकिन कुल मिलाकर मणिपुर सितंबर 1949 में भारत का एक हिस्सा बन गया था। रियासतों के विलय के इस चुनौती से निपटने के पश्चात जो अगली चुनौती देश के सामने खड़ी थी, वह थी भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में ये बात सिद्धांत रूप से मान ली गई थी कि स्वतंत्रता के पश्चात भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर दिया जाएगा, लेकिन भारत विभाजन से चोट खाए केंद्रीय नेता इस बात से डरे हुए थे कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के कारण कहीं नंबर 1 अव्यवस्था न फैल जाए और नंबर 2 देश कहीं टूट के कगार पर ना पहुंच जाए। इस बात से डरे हुए केंद्रीय नेताओं ने राज्य पुनर्गठन मुद्दे को कुछ देर के लिए टाल दिया, अर्थात उन्होंने इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसी दौरान मद्रास प्रांत में तेलुगु भाषाई लोगों द्वारा विशाल आंध्रा मूवमेंट नाम का आंदोलन चलाया जा रहा था और वे लोग तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे। अब केंद्रीय नेताओं द्वारा भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालने के निर्णय के कारण आंदोलनकारी नेता आक्रोशित हो गए और एक प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता जो आंदोलन से जुड़े थे, पोटी श्रीरामुलु, उन्होंने आंदोलन के समर्थन में आमरण अनशन की घोषणा की। सरकार द्वारा इस आंदोलन के संदर्भ में कोई पहल न किए जाने के कारण श्रीरामुलु की 56 दिन के पश्चात मृत्यु हो गई। अब आंदोलनकारी भड़क गए। स्थानीय विधायकों ने आंदोलन के समर्थन में इस्तीफे दे दिए। अब आंदोलन सड़कों पर आ चुका था और हिंसक रूप ले चुका था। इस हिंसा को दबाने के लिए स्थानीय पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोलाबारी की, जिससे कुछ आंदोलनकारी घायल हो गए और कईयों की मृत्यु हो गई। अब हालात बद से बदतर हो चुके थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए
दिसंबर 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि भारत सरकार आंदोलनकारियों की पृथक राज्य की मांग को स्वीकार करती है और इस प्रकार अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का जन्म हुआ। इस घटना के पश्चात देश के बाकी हिस्सों से भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी। लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए 1953 में ही राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कर दिया गया, जिसने अपनी सिफारिशें 1956 में भारत सरकार को सौंप दी और 1956 अधिनियम कानून बनाकर भारत को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया, जिनकी सूची अभी आप स्क्रीन पर देखेंगे। ये बात ठीक है कि भाषाई आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हो गया, लेकिन 2 राज्य ऐसे थे जहां पर एक नहीं बल्कि 2 भाषाएं बोली जाती थी। उसमें पहला राज्य है बॉम्बे स्टेट, जहां पर गुजराती और मराठी 2 भाषाएं बोलने वाले लोग थे और इसका परिणाम भी 4 साल बाद निकला कि पुनर्गठन के महज 4 साल के अंदर अर्थात 1960 में बॉम्बे स्टेट राज्य को समाप्त कर इसके बदले में 2 राज्य गुजरात और महाराष्ट्र बना दिए गए। इसी संदर्भ में दूसरा उदाहरण पंजाब का है। पंजाब राज्य में भी 2 भाषाएं बोलने वाले लोग थे, पंजाबी और हरियाणवी। इसलिए 1966 में मूल राज्य पंजाब में से एक छोटा टुकड़ा काट उसे हरियाणा नाम दे दिया गया। कालांतर में अर्थात समय व्यतीत होते होते भाषाई आधार, प्रशासनिक कारणों या भौगोलिक कारणों की वजह से मूल राज्यों में से नए राज्यों की उत्पत्ति होती रही और आज की तारीख अर्थात 2021 में कुल मिलाकर 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऐसा नहीं कि केवल मूल राज्यों में से ही नए राज्यों की उत्पत्ति हुई हो, ऐसे भी उदाहरण हैं जहां केंद्र शासित प्रदेशों की पदोन्नति कर उन्हें राज्य का दर्जा दे दिया गया हो। ऐसे 3 उदाहरण हैं, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। जैसे हमने अभी कहा कि समय व्यतीत होने के साथ राज्यों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहा, अर्थात मूल राज्यों में से नए राज्यों की उत्पत्ति होती रही, लेकिन इसमें एक अपवाद है जहां पर एक राज्य को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। वह उदाहरण है जम्मू और कश्मीर का। सन 2019 में जब धारा 370 हटाई गई, तब जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त कर इसे 2 खंडों लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बदलकर ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। इसी के साथ लगभग हमारी इस पाठ की चर्चा समाप्त हो चुकी है, लेकिन विद्यार्थियों की सुविधा के लिए इस पुस्तक के अंत में दिए गए प्रश्नों का हमने प्रश्न उत्तर रूप में हल दिया हुआ है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर देख सकते हैं अथवा डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ हमने इस पाठ से संबंधित फिल्म गर्म हवा और पुस्तक इस पाठ से संबंधित कार्टून एवं फोटो के बारे में भी चर्चा की हुई है, जिन्हें समझकर आप इस पाठ से संबंधित किसी भी प्रश्न का सामना कर सकते हैं और आपको उन्हें हैंडल करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। धन्यवाद।